हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन क्या होता है, और उसके बाद फैराडे लॉ पे हम डिस्कस करेंगे और लेंज लॉ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो तीन चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंडक्शन क्या होता है, या इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल देते हैं, और फैराडे लॉ क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेंज लॉ क्या है उस पर हम आएंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि जो इंडक्शन है वो क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, इन चीज़ों को समझते हैं कि डायग्राम में ये सब क्या चीज़ें हैं और समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इससे अभी तक हमने कुछ लेक्चर्स में पहले डिस्कस किया है कि अगर यहाँ पर कोई करंट लूप हम लें और उसको मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर हम उसको प्लेस कर दें। करंट लूप एक स्क्वायर लूप, हमने इसमें एक लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर लूप लिया था और उसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया था। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक टॉर्क हमें मिलता था। टॉर्क का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि हमने कोई अगर एक रेक्टेंगल करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से वो जो करंट कैरिंग रेक्टेंगल लूप है वो रोटेट करने लगता है। उस रोटेट करने का मतलब है कि वहाँ पर हमें टॉर्क वहाँ पर मिलता है कि जब भी हम किसी रेक्टेंगल लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसमें करंट फ्लो कराएं लूप के अंदर, तो देखते हैं कि उस पर एक टॉर्क वहाँ पर काम करता है। अगर हम इसको थोड़ा रिवर्स करके समझें और यहाँ पर देखें कि अगर टॉर्क प्लस मैग्नेटिक फील्ड इज़ इक्विवेलेंट टू करंट, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि करंट लूप प्लस मैग्नेटिक फील्ड दैट गिव्स टॉर्क। अगर हम इसको रिवर्स पे थोड़ा सा डिस्कस करें कि टॉर्क रखें, मैग्नेटिक फील्ड रखें, क्या करंट मिलेगा, तो आंसर होगा यस। तो इसका रिवर्स भी यहाँ पर हमें करंट मिलेगा। टॉर्क से मतलब क्या हुआ है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहाँ पर टॉर्क का मतलब कोई चीज़ घूमने से है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग लूप को या उसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा दें, तो क्या वहाँ पर हमें करंट मिलेगा? टॉर्क केवल करंट लूप को हम उसमें घुमा रहे हैं, उसमें करंट नहीं है, केवल वो स्क्वायर एक लूप है या रेक्टेंगल लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, होते ही से घुमा रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, वहाँ पर करंट मिलता है। तो ये भी वहाँ पर सही है कि इसका रिवर्स भी सही है। ये स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक मोटर में काम आता है, कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं वहाँ पर ये स्टेटमेंट वहाँ पर ये काम करता है। और ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जनरेटर के लिए काम करता है कि टॉर्क, कोई अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप को घुमाएं और हमें क्या मिले, करंट मिले, तो ये स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक जो हमारे जनरेटर होते हैं उन पे ये लागू होता है और इसी को हम कहते हैं फैराडे लॉ। एक्चुअल में यही एक फैराडे लॉ है। तो फैराडे लॉ क्या है यहाँ पर हम समझते हैं, ज़रा देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक करंट कैरिंग कोई लूप रखें, इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है, केवल एक ये यहाँ पर एक लूप है, इस मैग्नेट को हम इस लूप की ओर को ला रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नेट है और मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। और मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम मैग्नेटिक लाइंस को यहाँ पर दर्शाते हैं। मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वे निकलती हैं और साउथ पोल में वे एंटर करती हैं। तो हमने नॉर्थ पोल को यहाँ पर दिखाया है और इससे कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से निकलती हुई दिखाई है। और जैसे हम इस मैग्नेट को मूव कराएंगे आगे या पीछे, तो इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये कम या ज़्यादा होंगी। अगर हम इसको आगे करेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस इससे ज़्यादा पास होंगी, अगर इसको दूर ले जाएंगे तो इस लूप से मैग्नेटिक लाइंस कम पास होंगी। तो ऐसा करने से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट ये है और एक एक्सपेरिमेंट ये है, इन दोनों को हम समझेंगे और फैराडे लॉ को यहाँ पर क्लियर करेंगे। अगर इस मैग्नेट को लूप के पास लाएं या दूर ले जाएं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो करंट मीटर यहाँ पर लगा हुआ है, इसके अंदर हमें एक डिफ्लेक्शन मिलता है। डिफ्लेक्शन मिलने का मतलब है ये करंट की मौजूदगी को यहाँ पर बताता है। और
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर करंट अगर आई है तो इस कॉइल में कुछ ना कुछ यहाँ पर करंट फ्लो हुई है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन आना किसकी वजह से, जब मैग्नेट ये मोशन में होती है, अगर हम मैग्नेट को यहाँ पर रोक दें तब यहाँ पर कोई हमें डिफ्लेक्शन या रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर तभी रिजल्ट इस करंट मीटर के अंदर आता है अगर ये मैग्नेट मूव कर रही है, या तो आगे मूव कर रही है या पीछे मूव कर रही है। अगर ये इसके बीच में रिलेटिव मोशन है, अगर कॉइल के बीच में और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन यहाँ पर है, तो ही करंट मीटर में एक हमें डिफ्लेक्शन मिलता है। डिफ्लेक्शन का मतलब है इस कॉइल में कुछ करंट फ्लो हुई है, और करंट फ्लो कहाँ से हुई है, क्योंकि ये केवल मैग्नेटिक जो लाइंस है वही इसमें कम या ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आता है इसी फिनोमेना को हम इंडक्शन बोलते हैं। और ये इसी एक्सपेरिमेंट को फैराडे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये शर्त है कि यहाँ पर ये मैग्नेट मूव करना चाहिए, तब तक मूव करेगा तब तक इसमें करंट मिलता है, या हम कहें कि एमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट पे अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं, इसमें हम यहाँ पर देखें कि दो कॉइल को हमने बिल्कुल पास पास में रखा हुआ है, टच नहीं है, दोनों कॉइल को हमने टच नहीं किया है, बिल्कुल पास पास में लाकर रखा हुआ है। और राइट वाली जो यहाँ पर ये कॉइल है, राइट वाली कॉइल में इसको एक बैटरी की हेल्प से हमने उसमें करंट पास कराया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई किसी कॉइल में हम करंट पास कराएं तो इसके अंदर भी अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो ये अगर करंट इस तरह से इसमें फ्लो हो रही है तो हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की लेफ़्ट हैंड जो हमारा लेफ़्ट हैंड थंब रूल है उसको अगर हम यहाँ पर लगाएं, करंट की डायरेक्शन में हम फिंगर को रखें इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें आता है। तो कॉइल में करंट फ्लो से कराने से क्या होगा कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा। और डिफ्लेक्शन यहाँ पर तभी आता है अगर हम इस करंट को वेरी कराएँ, करंट को कम या ज़्यादा करें। अगर हम करंट को कांस्टेंट करंट इसमें पास कर दें और तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। अगर इस करंट को हम वेरी कराएं, करंट वेरी कराने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें यहाँ पर कितना है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये उसको है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कम या ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इस कॉइल के एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हुई हैं, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आती है कि इस कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है। अगर यही से हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इस राइट हैंड वाली कॉइल के अंदर अगर हम करंट यहाँ से पास करें या करंट को हम चेंज करें तो इस लूप के अंदर, राइट हैंड लूप के अंदर मैग्नेटिक जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कॉइल है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भी वेरी कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से ये वेरी कर सकते हैं, मैग्नेट की हेल्प से भी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा सकते हैं। और एक करंट कॉइल को दो कॉइल लेके एक में हम करंट पास करें तो दूसरी करंट कॉइल में भी हम देखते हैं कि कुछ वहाँ पर करंट मिलती है। अब ये जो करंट यहाँ पर मिलती है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, इसको हम बोलते हैं दिस करंट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अब यहाँ पर करंट फ्लो हुई है तो हम जानते हैं कि करंट फ्लो तभी होती है अगर कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस कॉइल में कहीं ना कहीं एक वोल्टेज भी जनरेट हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो हमारा होता है, तो उसको इंड्यूस ईएमएफ हम इसको बोलते हैं। वहाँ पर इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। और ये पूरा फिनोमेना कहलाता है इंडक्शन, और ये एक फैराडे लॉ है, फैराडे एक्सपेरिमेंट है। तो ये केवल एक एक्सपेरिमेंटल आइडिया हमने दिया है कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा के यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन मिलता है या करंट मिलती है, या इंड्यूस करंट जिसको हम बोलते हैं, या इंड्यूस ईएमएफ की जिसको हम बोलते हैं। अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पे हम जाएं कि वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा जो इसमें जनरेट होना है, तो वो उसको हम एक तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ कहते हैं। तो देखते हैं कि अगर यहाँ पर करंट क्यों फ्लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है। यह हम कहें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो रेट है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, जितना तेज़ी से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उतनी करंट यहाँ पर ज़्यादा आती है।
और जितना कम तेज़ी से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा उतनी करंट यहाँ पर कम मिलती है। तो फैराडे का मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पर जो बताता है हमें, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर एक इंड्यूस करंट जनरेट हो रही है। ये इंड्यूस करंट का मतलब क्या है, वहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट है वहाँ पर हुआ है। तो ये इंड्यूस ईएमएफ को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, और दिस इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इस मैग्नेट की वजह से इस कॉइल के अंदर कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, या हम कहें कि राइट हैंड वाली कोयल की वजह से लेफ्ट हैंड वाली कोयल में कितना फ्लक्स में वहाँ पर रेट ऑफ फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम वहाँ पर निकालते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा है वहाँ पर, देख इससे पहले कुछ वीडियो हमने देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी स्मॉल एरिया से वहाँ से पास हो रही है, उसको इंटीग्रेट करते थे तो वहाँ से हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते थे। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर हुआ, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ई, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर है फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम यहाँ पर देखें तो इसी तरह से इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बी डॉट डी ए यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बी, क्योंकि अगर हम इस कॉइल का यहाँ पर छोटा सा एक एरिया मान लें डी ए, तो छोटे से एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये हम इसको बाहर ला सकते हैं। तो इंटीग्रेशन डी ए, और उस छोटे से एरिया पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखते हैं कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो बी डी ए कोस थीटा आएगा, तो यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जीरो एंगल होगा। अगर छोटा सा स्मॉल हम वहाँ पर एरिया मान रहे हैं, तब टोटल एरिया अगर हम यहाँ देखें तो ये ए आएगा, इस लूप का एरिया ए, तो बी ए, तो बी ए यहाँ से हम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी वैल्यू है, ये इसकी यूनिट पे अगर देखें तो यूनिट इसकी वेबर होती है, और 1 वेबर इज़ इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर यहाँ पर होता है। तो ये इसकी यूनिट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या यूनिट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होगी या टेस्ला मीटर स्क्वायर, यहाँ पर इसकी यूनिट रखेंगे। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, उसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और इंड्यूस ईएमएफ जब इसमें यहाँ पर जनरेट होगा तो एक इंड्यूस करंट यहाँ पर मिलेगी। नेगेटिव साइन हम यहाँ पर लेते हैं, और नेगेटिव साइन बताता है, ये केवल अपोजिशन को बताता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है और वो ईएमएफ है, उसके डायरेक्शन को यहाँ पर बताता है कि उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो ये अपोजिशन को यहाँ पर दर्शाता है। और अगर जो इंड्यूस ईएमएफ है उस कोयल में अगर हम n टर्न्स कर दें, अगर ये तो एक कोयल की वजह से है इंड्यूस ईएमएफ, अगर हम n टर्न्स इसमें देखें फ्लक्स चेंज, अगर n टर्न्स हो इस कोयल में, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो n डी फाई अपॉन डी टी होगा। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। फैराडे लॉ से हम देख सकते हैं कि कैसे इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होता है और उसका रिलेशन किससे है, दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से है। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा उसी से हम यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर देखते हैं, और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से यहाँ पर जो करंट मिलती है उसको हम इंड्यूस करंट यहाँ पर बोलते हैं। तो इंडक्शन हमने देखा, फैराडे लॉ हमने यहाँ पर देखा। अब लेंज लॉ को हम डिस्कस करते हैं कि लेंज लॉ क्या है। लेंज लॉ को फिजिसिस्ट लेंज ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि जो इस कोयल के अंदर करंट, इंड्यूस करंट यहाँ पर हो रही है, उसकी डायरेक्शन और जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे हम निर्धारित करेंगे, उसमें लेंज लॉ ने यहाँ पर बताया। और लेंज ने कहा है कि जो कोयल के अंदर करंट फ्लो होगी, अकॉर्डिंग टू लेंज, अगर हम इस कोयल के अंदर करंट की डायरेक्शन को देखें तो वो हमेशा इस तरह से होगी कि वो अपने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोज करती है।
या हम कहें कि जो इसमें इंड्यूस करंट जनरेट हुई है उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा उस कारण का अपोज करती है जिस कारण से वो है अपने आप स्वयं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है और जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन है वो हमेशा उसके अपोज होती है। ये लेंज लॉ है। इसको समझते हैं कि कैसे उसको अपोज यहाँ पर होता है। मान लीजिए कि ये एक यहाँ पर कॉइल है और इसके अंदर हम करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं। अगर हम इधर से देखें तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है और अगर इस डायरेक्शन में करंट ये फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर ये होगी। तो इस तरह से ये एक जो इंड्यूस करंट यहाँ पर इसमें जनरेट हुई है आई इंड्यूस करंट, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है और इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह ये हम इसको दिखाते हैं और इसका भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये इंड्यूस करंट अगर इसमें हो रही है और एक बाहर से जो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है तो इसकी वजह से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन कुछ इधर को होगी, ये उसकी डायरेक्शन ये है। तो दिस इज़ द बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमेशा इसकी इंड्यूस डायरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो बाहर मैग्नेट लगाई है या कोयल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि ये हमेशा इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। अगर हम इसके पास इसको लाते हैं तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगता है। अगर इसको दूर ले जाते हैं तो ये उसके साउथ पोल को भी तरह बिहेव करने लगता है। या हम कहें कि अगर हम इसको पास में ला रहे हैं तो ये एक तरीके से उस पे पास आने का अपोज करता है। तो उसके अंदर करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो उसका मैग्नेटिक फील्ड के उसके अपोजिट हो जाता है। लेकिन अगर ये दूर इसको ले जाएं तो उस टाइम पे इसकी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो मैग्नेट है या लूप के अंदर जो करंट है या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अगर ये बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो ये इसकी वजह से इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है। और अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड तो ये उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। तो हमेशा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो अपने फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, जो बाहर से जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, हमेशा उसका अपोज यहाँ पर करता है। तो इस तरह से ये इंडक्शन फैराडे लॉ और लेंज लॉ को हमने यहाँ पर देखा है और भी आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेंज लॉ से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर देखेंगे और इसके और इंडक्शन से रिलेटेड और कुछ इसमें सिलेबस के अंदर देखेंगे और अच्छा आगे क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सब इसको देखते रहें और किसी को प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें, कमेंट लिखें और जुड़े रहें इस चैनल से। और सभी जो भी आपके सबके फ्रेंड्स हैं सबको ये वीडियो इससे संबंधित फिजिक्स से संबंधित उनको भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम इतना रखेंगे। थैंक यू।